बातें इतनी गहरी हैं कि अगर आपने इन्हें अपनाया तो जिंदगी के आखिरी पड़ाव पर भी आप खुश और आत्मनिर्भर रहेंगे। अगर आप ये सोच रहे हैं कि अभी तो बहुत वक्त है, अभी से ये सब सोचने की क्या जरूरत, तो याद रखिए, बुढ़ापा अचानक नहीं आता। जैसे जैसे वक्त बीतता है वैसे वैसे ये दरवाजे पर दस्तक देता रहता है, और जब तक हम इसे गंभीरता से लेते हैं तब तक देर हो चुकी होती है। तो क्यों ना अभी से सीख लिया जाए कि हमें क्या करना है और क्या नहीं, ताकि जब बुढ़ापा आए तो हम मुस्कुराते हुए उसका स्वागत करें, न कि आंसू बहाते हुए पछताएं। आइए उन 3 बातों को समझते हैं जो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि गरुड़ पुराण में कहा गया है कि कथा हो या सीख, अगर बीच में छोड़ दिया जाता है तो वह पाप की श्रेणी में आता है। तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को अंत तक पूरा देखें, और अगर आप एक सनातनी हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। किशनपुर गांव की एक पतली संकरी गली के अंत में, जहां आम और पीपल के पेड़ छाया देते थे, वहीं एक छोटे से मिट्टी के घर में शारदा अपने बेटे रमेश और बहू सुनीता के साथ रहती थी। उम्र के पड़ाव पर पहुंच चुकी शारदा की आंखों में अनुभव की रोशनी थी और चेहरे पर ममता की चमक। उसका बेटा रमेश खेतों में दिन भर मेहनत करता, जबकि बहू सुनीता पूरे घर को संभालती थी। शारदा का नियम था कि वह हर सुबह स्नान कर भगवान शिव के मंदिर जाती। वहां गांव की अन्य महिलाओं से उसकी भेंट होती। एक दिन जैसे ही वह मंदिर की चौखट पर पहुंची, उसकी नजर अपनी पुरानी सखी सावित्री पर पड़ी। दोनों की आंखें वर्षों बाद मिलने की खुशी में चमक उठी। सावित्री ने उत्साह से पूछा, कैसी हो शारदा, और उसे गले से लगा लिया। शारदा मुस्कुराई, अरे सावित्री, तुझे देखे तो कितने वर्ष बीत गए। सावित्री हंसते हुए बोली, तेरे घर तो अब बहू आ गई है, कैसी है वह, सेवा करती है ना। शारदा के चेहरे पर संतोष झलक उठा। मेरी बहू तो लाखों में एक है, घर के हर काम में निपुण है और मेरी इतनी सेवा करती है कि मुझे किसी चीज की कमी महसूस ही नहीं होती। सावित्री ने खुशी से पूछा, अच्छा, फिर तो तेरी किस्मत चमक गई। बहू को आए कितना समय हुआ? बस 2 महीने ही हुए हैं, लेकिन लगता है बरसों से मेरे साथ है। मैं शादी में नहीं आ सकी, भाई की तबीयत खराब थी। सावित्री ने अफसोस जताया। कोई बात नहीं, पर सच कहूं तो तू आती तो देखती कि मेरी बहू कितनी गुणवान है। रोज सुबह सबसे पहले गर्म चाय लाती है, दिन भर मेरी देखभाल करती है, रात को पहले मुझे खाना परोसती है, फिर खुद खाती है। सावित्री चकित थी। अरे वाह, अब तो तुझे किसी बात की चिंता नहीं करनी पड़ेगी, तू सच में सौभाग्यशाली है। शारदा ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। सावित्री ने उसे गले लगा लिया। अब तो मैं भी तेरी बहू से मिलने आऊंगी। दोनों सहेलियों ने कुछ और बातें की, फिर सावित्री विदा हो गई। मंदिर से लौटते समय शारदा के मन में एक अजीब हलचल थी। वह अपनी बहू की खूब तारीफ कर रही थी, लेकिन अचानक उसके मन में एक सवाल उठा, क्या सच में उसकी बहू उतनी ही अच्छी है जितनी वह समझती है? ये सवाल उसके भीतर उमड़ने लगा। गांव की पगडंडी पर चलते हुए उसने सोचा, जल्दी घर पहुंचना चाहिए। जैसे जैसे वह घर के पास आई, दिल की धड़कन तेज हो गई। घर में कदम रखते ही बहू सुमन तीखे स्वर में बोली, आ गई महारानी, इतनी देर कहां थी? शारदा को इस रूखे व्यवहार की उम्मीद नहीं थी, फिर भी शांत स्वर में बोली, बेटा, रास्ते में सावित्री मिल गई थी, बातें करते समय का पता ही नहीं चला। सुमन व्यंग्य से हंसी, अच्छा, बाहर जाकर मेरी बुराई कर रही थी? शारदा चौंक गई, उसकी आंखों में दुख भर आया। नहीं बहू, मैंने कुछ नहीं कहा, सुमन ने रूखे स्वर में कहा, बड़ी आई सफाई देने। खैर, जल्दी से खाना खा लो। थकी हुई शारदा चुपचाप खाने बैठ गई। जैसे ही उसने थाली देखी, आंखें फटी रह गईं। बस 2 बासी रोटियां और थोड़ा सा नमक। अरे बहू, ये क्या? ये रोटी तो बासी है, और सब्जी कहाँ है? सुमन लापरवाही से बोली, सब्जी तो थी, मैंने और तेरे बेटे ने खा ली, कुछ बचा ही नहीं। ये रोटियां कल की हैं, फेंक देती तो बर्बादी होती। तुम्हारा बेटा दिन रात मेहनत करता है, उसे बासी रोटी नहीं दे सकती थी। शारदा की आंखें भर आईं।
जिस बहू को वह अपना सौभाग्य मानती थी, आज उसकी असलियत सामने थी। सुमन तंज कसते हुए बोली, मैंने अपने मायके में कभी बासी रोटी नहीं खाई। अगर खाती तो पेट में दर्द हो जाता, इसलिए तुम्हारे लिए रख दी। अब जो है वही खा लो। इतना कहकर सुमन अपने कमरे में चली गई, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। शारदा कुछ पल स्तब्ध बैठी रही। उसकी आंखों से आंसू गिर पड़े। वह थाली को देखती रही, लेकिन गले से निवाला नहीं उतर सका। उसका मन भारी हो गया। कभी वह अपनी बहू की तारीफ करते नहीं थकती थी, लेकिन आज वही बहू उसे रूखी बातें और रूखा भोजन परोस रही थी। उसने खाना किनारे रख दिया। नहीं, ये मुझसे नहीं खाया जाएगा। वह सोच ही रही थी कि दरवाजे पर आहट हुई। रमेश खेत से लौट आया था। कपड़े मिट्टी से सने हुए थे, माथे पर पसीने की बूंदें और चेहरे पर मेहनत की थकान थी। माँ, खाना खा लिया? उसने मुस्कान के साथ पूछा। शारदा ने जल्दी से अपने आंसू पोंछ लिए और हल्की मुस्कान के साथ कहा, हाँ बेटा, खा लिया। रमेश खुश होकर बोला, आज सुमन ने बहुत स्वादिष्ट खाना बनाया था। तुम्हारी पसंद की सब्जी भी थी। सच कहूं, उसके हाथ में जादू है। तुम तो बहुत भाग्यशाली हो, इतनी अच्छी बहू मिली है। शारदा का दिल बैठ गया। उसे एहसास हुआ कि रमेश अपनी पत्नी के मोह में इतना डूब चुका है कि घर में क्या हो रहा है उसे कुछ पता ही नहीं। उसकी आंखें फिर से भर आईं, लेकिन उसने आंसू नहीं गिरने दिए। हाँ बेटा, बहुत स्वादिष्ट था, मेरा मन ही भर गया, उसने भारी दिल से कहा। रमेश मुस्कुराया, लेकिन शारदा के चेहरे की उदासी शायद उससे छुपी नहीं थी। माँ, तुम परेशान लग रही हो, कुछ सोच रही हो? शारदा चौंकी। अगर उसने सच कह दिया तो क्या रमेश समझेगा, या वह भी बहू की तरह उसे ही गलत ठहराएगा? उसने गहरी सांस ली और सिर हिलाया। कुछ नहीं बेटा, बस पैरों में दर्द हो रहा है, जरा मालिश का तेल दे देना। रमेश ने चारों ओर नजर दौड़ाई और झुंझलाकर बोला, माँ, तेल तो सामने रखा है, तुम इतना भी नहीं कर सकती। मैं अभी खेत से लौटा हूं, बहुत थक गया हूं, सोने जा रहा हूं। इतना कहकर रमेश अपने कमरे में चला गया, बिना यह देखे कि उसकी मां की आंखों में फिर से आंसू छलक आए थे। शारदा घर के एक कोने में बैठी थी। तेल की शीशी पास ही रखी थी, लेकिन अब उसमें अपनी मालिश करने की भी ताकत नहीं बची थी। उसका मन बहुत भारी हो चुका था। कमरा शांत था, लेकिन उसके दिल में हजारों आवाजें गूंज रही थीं। अतीत की, उसके पति की, उसके बीते दिनों की। उसकी थकी हुई आंखें धीरे धीरे छत की ओर उठ गईं। उसने गहरी सांस ली और जैसे किसी अदृश्य शक्ति से बात करने लगी। हे प्रभु, काश तुमने मुझे इतनी शक्ति दी होती कि मैं यह सब सहन कर पाती। उसका मन व्याकुल था। अगर तुम्हें मुझे छोड़कर जाना ही था तो मुझे भी अपने साथ ले जाते, कम से कम यह दिन तो ना देखने पड़ते। उसकी आवाज कांपने लगी। जिस बेटे को मैंने अपने खून पसीने से पाला, वही आज इतना बदल गया है। पत्नी के प्रेम में इतना अंधा हो गया है कि उसे अपनी मां की तकलीफ दिखाई ही नहीं देती। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कांपते हाथों से अपनी साड़ी के पल्लू से उन्हें पोंछने की कोशिश की, लेकिन दर्द की गहराई इतनी अधिक थी कि आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। मैं उससे कुछ भी कहूं तो वह बहू की ही तरफदारी करता है। उसके लिए अब केवल पत्नी की बातें मायने रखती हैं, मां की नहीं। कभी उसने मेरी कोई बात मानी ही नहीं। उसकी आवाज धीमी पड़ गई। उसकी आंखों के सामने बीते दिनों की तस्वीरें तैरने लगी। जब रमेश छोटा था, जब वह गोद में सिर रखकर सोता था, जब वह बीमार होता था और वह रात भर उसके सिरहाने बैठकर उसके लिए प्रार्थना करती थी। लेकिन वह मासूम बचपन कब का बीत चुका था और उसकी जगह बेरुखी ने ले ली थी। हे प्रभु, मैंने कौन सा पाप किया जो मुझे यह दिन देखने पड़ रहे हैं? उसकी नजर दीवार पर गई, जहां एक धुंधली सी तस्वीर में उसके पति की मुस्कुराती हुई छवि थी। तस्वीर अब भी वैसी ही थी, लेकिन शारदा की दुनिया पूरी तरह बदल चुकी थी। रात गहरी हो चली थी। आकाश में चांद अपनी शीतल चांदनी बिखेर रहा था। घर के अंदर धीमी धीमी आवाजें आ रही थीं। शारदा अपने बिस्तर पर करवटें बदल रही थी, लेकिन नींद उससे कोसों दूर थी। तभी उसने रमेश और सुमन की बातें सुनी। रमेश अपनी पत्नी के पास बैठा था।
उसने सुमन की थकी हुई शक्ल देखी तो चिंता से पूछा, क्या हुआ सुमन, बहुत थकी लग रही हो? सुमन ने लंबी सांस ली और शिकायती लहजे में बोली, हाँ, मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है और सिर भी भारी लग रहा है। दिन भर घर के काम करके इतनी थक जाती हूं कि बस पूछो मत। रमेश ने सुमन के सिर पर प्यार से हाथ फेरा और बोला, अरे तुम इतना क्यों चिंता करती हो? मैं हूं ना तुम्हारा ख्याल रखने के लिए। आओ, मैं तुम्हारा सिर और पांव दबा देता हूं। तुम फिक्र मत किया करो, तुम्हें परेशान देखकर मैं भी बेचैन हो जाता हूं। सुमन ने और भी दुख भरे स्वर में कहा, घर का सारा बोझ मेरे ही सिर पर है। मांझी का भी ध्यान रखना पड़ता है, उनके खाने पीने का, उनकी दवाइयों का, और उसके बाद सारा घर संभालना भी मेरा ही काम है। मांझी को बस दिन भर आराम करना आता है, ये नहीं कि कभी मेरा हाथ ही बटा दें। रमेश ने सुमन के पैरों की मालिश करते हुए कहा, अरे छोड़ो ना मां को, वह तो आज है, कल नहीं। उनकी उम्र हो चली है। तुम अपनी सेहत का ध्यान रखो, यही सबसे जरूरी है। दरवाजे के उस पार शारदा यह सब सुन रही थी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसका अपना बेटा, जिसे उसने अपनी गोद में खिलाया था, जिसके लिए उसने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया था, आज उसी बेटे के मुंह से ये शब्द सुनने को मिल रहे थे, वाह रे मेरे लाल, जब मैंने तुझसे बस तेल लाकर देने को कहा था तब तू थका हुआ था, सोने जा रहा था, लेकिन अपनी पत्नी के लिए तुझ में इतनी ताकत कहां से आ गई कि तू उसके पैर दबा रहा है। शारदा का मन चीत्कार कर उठा, लेकिन उसने अपनी पीड़ा को अपने ही भीतर समेट लिया। अब शिकायत करने का कोई अर्थ नहीं था। उसका अपना बेटा उसे एक बोझ समझ रहा था, और उसकी बहू, जिसे वह बहू नहीं बल्कि बेटी मान रही थी, वही उसे आराम तलब और बेकार समझ रही थी। वह चुपचाप दीवार के इस पार अपने बिस्तर पर लेटी रही। आंसू उसकी आंखों से बहते रहे, लेकिन उसे चुप कराने वाला कोई नहीं था। कमरे की छत को टकटकी लगाए देखते हुए उसने एक गहरी सांस ली और बुदबुदाई, क्या हर मां का अंत इसी अकेलेपन में होता है? सुबह का सूरज अभी पूरी तरह निकला भी नहीं था कि सुमन अपने कमरे में बैठी शीशे के सामने बाल संवार रही थी। उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक थी, मानो किसी नई योजना को अंजाम देने की खुशी हो। तभी रमेश कमरे में आया और तकिए के पास बैठते हुए बोला, क्या बात है सुमन, आज सुबह सुबह इतनी खुश दिख रही हो? सुमन ने हल्की मुस्कान दी और नजाकत से कहा, सुनिए जी, आज मेरे दूर के रिश्तेदार के यहाँ शादी है। मुझे शादी में जाना है और मैं चाहती हूँ कि वहां सबसे अलग और सबसे सुंदर दिखूं। रमेश ने हैरानी से पूछा, तो जाओ ना, इसमें इतनी बड़ी बात क्या है? सुमन ने नकली नाराजगी दिखाते हुए कहा, अरे ऐसे ही चली जाऊं? मुझे एक नई महंगी साड़ी चाहिए और कुछ नए गहने भी। मेरे पास बहुत कम गहने हैं, मैं शादी में ऐसे थोड़ी जाऊंगी। रमेश ने लंबी सांस ली और सिर खुजलाते हुए कहा, लेकिन सुमन, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। तुम्हारे पास तो वैसे भी बहुत सारी साड़ियां हैं, उन्हीं में से कोई पहन लो। और वैसे भी ये शादी तुम्हारे दूर के रिश्तेदार की है, कोई खास नहीं। सुमन ने गहरी सांस ली और मायूस चेहरा बनाकर कहा, ठीक है, मत दिलाओ, मैं कोई पुरानी साड़ी पहन लूंगी। लेकिन सोच लो, शादी में इतने लोग होंगे, औरतें बातें बनाएंगी कि देखो रमेश अपनी पत्नी का कितना बुरा हाल किए बैठा है, और अगर मैं नई साड़ी और भारी गहने पहनकर गई तो लोग तुम्हारी ही तारीफ करेंगे कि देखो रमेश अपनी पत्नी को कितने ठाट से रखता है। रमेश थोड़ी देर चुप रहा, वह असमंजस में था। सुमन ने उसके चेहरे के हाव भाव भांप लिए और धीरे से फुसफुसाई। अब रमेश के पास आकर धीरे से बोली, तुम्हें नहीं पता, लेकिन तुम्हारी माँ के पास बहुत पैसे हैं। उन्होंने अलमारी में जरूर कुछ छिपा कर रखा है। वह कभी अपनी अलमारी की चाबी मुझे नहीं देती, इसका मतलब साफ है कि उसमें कुछ न कुछ जरूर रखा होगा। रमेश ने सिर हिलाया, मुझे नहीं लगता माँ के पास इतने पैसे होंगे, और अगर होंगे भी तो वह आसानी से नहीं देंगी। सुमन ने आंखें घुमाते हुए कहा, इसलिए तो हमें थोड़ा नाटक करना पड़ेगा। तुम उनसे कहना कि पिछले साल जमींदार से कुछ पैसे उधार लिए थे और अब तक चुका नहीं पाए। जमींदार रोज आकर धमका रहा है, डर और चिंता में वह खुद ही पैसे निकाल कर दे देंगी। रमेश थोड़ा हिचकिचाया,
अगर माँ ने फिर भी पैसे नहीं दिए तो? सुमन की आंखों में एक खतरनाक चमक आ गई। उसने बेरुखी से कहा, तो फिर हम उन्हें घर से निकाल देंगे। कोई भी माँ इतनी कठोर नहीं होती कि अपने बेटे को मुश्किल में देखकर भी पैसे न निकाले। लेकिन अगर उन्होंने फिर भी पैसे नहीं दिए तो इसका मतलब है कि इस घर में रहने का उन्हें कोई अधिकार नहीं। रमेश कुछ पल तक सोचता रहा। उसकी आत्मा जैसे उसे झकझोर रही थी, लेकिन सुमन की बातों में ऐसा जाल बुना हुआ था कि वह उसमें फंसता चला गया। उसने धीमे स्वर में कहा, ठीक है, मैं माँ से बात करके देखता हूं। सुमन मुस्कुराई। उसका काम हो गया था। अब वह पूरी शान से शादी में जाने का सपना देखने लगी और इधर रमेश अपनी ही माँ के साथ छल करने के लिए तैयार हो गया। शाम का वक्त था। सूरज ढल चुका था और घर में हल्का अंधेरा छा रहा था। शारदा अपने छोटे से कमरे में बैठी पुराने दिनों की यादों में खोई हुई थी। तभी दरवाजे पर हल्की आहट हुई। उसने मुड़कर देखा तो रमेश खड़ा था। उसका चेहरा उतरा हुआ था, आंखों में गहरी चिंता की लकीरें थीं। शारदा ने तुरंत उसे पास बुलाया। क्या बात है बेटा, बहुत परेशान लग रहे हो। रमेश ने गहरी सांस ली, सिर झुकाया और धीमे स्वर में कहा, क्या बताऊं मां, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया हूं। शारदा के माथे पर चिंता की लकीरें खींच गईं। उसने रमेश का हाथ पकड़कर कहा, क्या हुआ बेटा, साफ साफ बताओ। रमेश ने झूठी उदासी ओढ़ते हुए कहा, मां, जब आप बहुत बीमार थीं, तब मैंने जमींदार से कुछ कर्ज लिया था। सोचा था कि फसल कटने के बाद चुका दूंगा, लेकिन हालात ऐसे बने कि अब तक पैसे नहीं लौटा पाया। शारदा चौंक गई। कितने पैसे लिए थे बेटा, और अब क्या कह रहा है जमींदार? रमेश ने झूठी चिंता से सिर झुका लिया। मां, वह अब रोज धमकाने आ रहा है। आज तो उसने यहां तक कह दिया कि अगर कल तक पैसे नहीं मिले तो हमें इस घर से निकाल देगा। मैं क्या करूं मां, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। पहले ही इतने खर्चे हैं, घर का खर्च, आपकी दवाइयां, और ऊपर से इस साल फसल भी अच्छी नहीं हुई। कहां से लाऊं इतने पैसे? शारदा को जैसे गहरा आघात लगा। उसकी बूढ़ी आंखों में आंसू आ गए। हे भगवान, अगर घर चला गया तो हम कहां जाएंगे? कुछ देर तक सोचने के बाद उसने कांपते हाथों से अपनी अलमारी खोली और उसमें से अपनी संदूकची निकाली। उसे खोलते हुए उसकी आंखों में अपने स्वर्गीय पति की तस्वीर घूम गई। उसने जैसे अपने मन में कहा, तुमने यह पैसे इसलिए दिए थे कि मुश्किल वक्त में काम आए, और इससे बड़ा मुश्किल वक्त और क्या होगा। शारदा ने वह सारे पैसे रमेश के हाथों में रख दिए। बेटा, तुम्हारे पिताजी ने यह पैसे बुरे समय के लिए बचा कर रखे थे। इससे बुरा समय और क्या होगा? ये लो, और जमींदार का कर्ज चुका दो। ज्यादा तो नहीं है, लेकिन शायद तुम्हारी कुछ मदद हो जाए। रमेश ने पैसों को कसकर पकड़ लिया। उसने सिर झुका लिया, लेकिन यह अपराध बोध का झुकाव नहीं था, बल्कि अपने छल को छिपाने की कोशिश थी। रात को जब रमेश ने यह पैसे सुमन को दिए तो उसकी आंखें चमक उठी। उसने पैसों को अपने हाथ में लेते हुए विजय मुस्कान दी और कहा, अब मजा आएगा, अब मैं शादी में सबसे खूबसूरत दिखूंगी। अगले दिन सुमन एक चमकती हुई महंगी साड़ी में तैयार हुई, गहनों से सजी, चेहरे पर गर्व और संतोष की मुस्कान ली। उसने आईने में खुद को निहारा और कहा, देखो कैसे चमक रही हूं, अब शादी में सबकी नजरें मुझ पर ही होंगी। उधर शारदा के कमरे में सन्नाटा पसरा था। वह बेबस होकर भगवान की मूर्ति के सामने बैठी थी और सोच रही थी, क्या सच में मैंने अपने बेटे की मदद की, या फिर अपने ही जीवन की बची खुची पूंजी किसी और की चमक धमक के लिए कुर्बान कर दी। कुछ दिनों तक सब कुछ सामान्य सा चलता रहा, लेकिन सुमन के मन में एक अजीब सी बेचैनी बनी हुई थी। हर बार जब वह शारदा को घर में देखती तो उसका मन क्रोध से भर उठता। उसे लगता कि यह बूढ़ी औरत उसके सुख और सपनों के रास्ते का सबसे बड़ा रोड़ा है। वह चाहती थी कि घर में केवल उसी का हुक्म चले, और इसके लिए उसे किसी भी तरह शारदा से छुटकारा पाना था। एक रात जब रमेश काम से लौटा और आराम करने लगा, सुमन उसके पास बैठ गई। उसने धीरे से कहा, सुनिए, मैं सच में बहुत परेशान हो गई हूं। इस घर में जब तक आपकी माँ है तब तक हमें चैन नहीं मिलेगा।
रमेश ने थकान भरी आवाज में कहा, अब क्या हुआ सुमन? सुमन ने गहरी सांस ली और अपने मन की बात कह डाली। आप ही बताइए, उनकी उम्र हो चुकी है, कब तक उनका बोझ उठाएंगे? उनकी दवाइयों में हर महीने इतने पैसे लग जाते हैं कि घर का बाकी खर्च ही नहीं चल पाता। अगर वह नहीं रहेंगी तो हमें यह सब झेलना नहीं पड़ेगा। रमेश ने हैरानी से उसकी ओर देखा। सुमन, ये कैसी बातें कर रही हो? सुमन झुंझला कर बोली, सच कह रही हूं, मैं तंग आ चुकी हूं। अगर इस घर में सुख चाहिए तो इस बूढ़ी औरत से छुटकारा पाना ही होगा। रमेश चुप हो गया। वह सुमन की बातों से असहज महसूस कर रहा था, लेकिन कुछ कह नहीं सका। अगले दिन दोपहर का समय था। शारदा आंगन में रखी कुछ चीजें समेट रही थी। तभी सुमन ने सोचा, आज ही इसे ऐसी सजा दूंगी कि रमेश का भरोसा पूरी तरह से मुझ पर आ जाए। वह तेजी से चली और शारदा के सामने से जानबूझकर टकरा गई। फिर खुद को जोर से धक्का देकर जमीन पर गिर पड़ी और दर्द से चीख उठी, हाय मेरी कमर, मैं मर गई। शारदा घबरा गई। वह तुरंत आगे बढ़ी और सुमन को उठाने लगी। अरे बहू, तुम ठीक तो हो, कहीं चोट तो नहीं आई? लेकिन सुमन का असली खेल अब शुरू होना था। उसने दर्द से कराहते हुए जोर से चिल्लाया, अजी सुनते हो? देखिए, आपकी मां ने मुझे धक्का दे दिया। रमेश दौड़ता हुआ वहां आया। उसने सुमन को जमीन पर पड़ा देखा और तुरंत उसे उठाने लगा। सुमन, क्या हुआ? सुमन ने झूठी सिसकियों के बीच कहा, आपकी मां ने मुझे धक्का देकर गिरा दिया। मैंने तो कुछ कहा भी नहीं था, मैं तो बस अपने काम से जा रही थी। शारदा यह सुनकर स्तब्ध रह गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कांपते हुए कहा, बहू, मैंने तुम्हें नहीं गिराया। तुम झूठ क्यों बोल रही हो? तुम तो खुद ही गिर गई। सुमन ने दर्द से कराहते हुए कहा, देखा आपने, आपकी मां कितना झूठ बोल रही है। मैं क्या नाटक कर रही हूं? मुझे सच में बहुत चोट लगी है, बहुत दर्द हो रहा है। शारदा ने यह सुना तो रोते हुए बोली, नहीं बेटा, मैंने इसे नहीं गिराया, ये खुद ही गिर गई थी। लेकिन रमेश पहले ही सुमन की बातों में फंस चुका था। उसने गुस्से से कहा, मां, यह क्या कर रही हैं आप? आप जानती हैं कि सुमन दिन भर घर के काम में लगी रहती है, फिर भी आप उसे तकलीफ दे रही हैं? ये कौन सा तरीका है? शारदा ने बेबसी से रमेश का हाथ पकड़ा। बेटा, मेरी बात मान, मैंने सच में कुछ नहीं किया। ये मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रही है। लेकिन रमेश ने झटके से अपना हाथ छुड़ा लिया। मां, सुमन कोई नाटक नहीं कर रही, उसे सच में चोट लगी है। आप इतनी निर्दयी कैसे हो सकती हैं? सुमन ने अपनी आंखों में कुछ और आंसू भरते हुए कहा, रमेश, रहने दीजिए। अगर आपकी मां को मेरे साथ ऐसा ही व्यवहार करना है तो मैं चुप रहूंगी। आखिर मैं इस घर की बहू हूं, मुझे तो सहना ही पड़ेगा। रमेश को सुमन पर और भी दया आ गई। उसने प्यार से उसे सहारा दिया और कहा, तुम चलो अंदर आराम करो, सारा काम मां देख लेंगी। ये कहते हुए वह सुमन को कमरे में ले गया और पीछे शारदा अकेली खड़ी रह गई। उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। उसने आसमान की ओर देखा और बुदबुदाई, हे भगवान, ये कैसा समय दिखा रहे हो? जिस बेटे को पाल पोस कर बड़ा किया, आज वह अपनी ही मां की सच्चाई देखने में असमर्थ हो गया है। कमरे में घुसते ही सुमन ने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। उसका चेहरा क्रोध और जलन से तमतमा रहा था। वह रमेश के पास बैठी और गहरी सांस लेते हुए धीमी लेकिन सधी हुई आवाज में बोली, आपने देखा ना, आज आपकी मां ने मेरे साथ क्या किया। अब तो मुझे सच में डर लगने लगा है। मुझे लगता है कि वह मुझे मार देना चाहती है। रमेश चौंक कर बोला, क्या बकवास कर रही हो सुमन? मां ऐसा क्यों करेंगी? सुमन ने आंसू बहाते हुए जवाब दिया, आपको क्या पता, जब आप घर पर नहीं होते तब उनका असली रूप सामने आता है। दिन भर मुझे ताने मारती हैं, उल्टा सीधा बोलती हैं, और अब तो हद ही कर दी। अगर आज मेरे सिर पर चोट लग जाती तो सोचिए क्या होता, मैं तो मर ही जाती। रमेश परेशान हो उठा। उसने सुमन का चेहरा गौर से देखा और कहा, सुमन, मरे तुम्हारे दुश्मन, ऐसी बातें मत करो। मां की उम्र हो चली है, तुम्हारी नहीं, और मैं तुम्हें कुछ होने नहीं दूंगा। मैं हूं ना। सुमन ने उसकी आंखों में आंखें डालकर धीरे से कहा,
आप तो दिन भर खेत में रहते हैं, आपको क्या पता। अगर किसी दिन उन्होंने सच में मुझे मार डाला तब आप क्या करेंगे? रह लेंगे मेरे बिना? रमेश को सुमन की बातें चुभने लगी। उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, माँ ऐसा नहीं कर सकती, तुम गलत सोच रही हो। सुमन ने तुरंत जवाब दिया, आपको कुछ नहीं पता। दिन भर मैं उनके साथ रहती हूँ, उनकी हरकतें देखती हूँ। आपके सामने वह भोली बनने का नाटक करती है, लेकिन असल में वह मुझसे नफरत करती है। रमेश ने थकान भरी आवाज में कहा। तो फिर क्या करूं? उन्हें वृद्धाश्रम भेज दूं? सुमन ने उपेक्षा से हंसते हुए कहा, हाँ, ताकि लोग मुझे ही कोसें कि मैंने आते ही अपनी सास को घर से निकाल दिया। नहीं रमेश, हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे वह खुद ही हमेशा के लिए इस घर से चली जाए। रमेश चौंक कर बोला, क्या मतलब? सुमन पास आकर फुसफुसाई, रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। रमेश ने घबराकर सुमन की ओर देखा। ये तुम क्या कह रही हो सुमन? सुमन ने उसकी आंखों में देखते हुए धीमे से कहा, मैं वही कह रही हूं जो सही है। देखो, वैसे भी उनकी उम्र हो चुकी है, वह सिर्फ हमारे लिए बोझ बन गई है। जब देखो तब रोती रहती है, तुम्हारे पिताजी को याद करके। उन्हें भी तो मुक्ति चाहिए ना? रमेश के अंदर एक अजीब सा डर बैठने लगा, लेकिन सुमन की बातों में उसे तर्क नजर आने लगे। वह बोला, हाँ, शायद तुम सही कह रही हो। माँ अब इस घर में खुश नहीं है, और वैसे भी उनकी दवाइयों में इतने पैसे खर्च हो जाते हैं। अगर हम उन्हें हटा दें तो हमारा जीवन आसान हो जाएगा। सुमन ने एक शातिर मुस्कान के साथ रमेश का हाथ थाम लिया। तो फिर तय रहा, कल जाकर ऐसी दवा ले आओ जिससे मां को गहरी बेहोशी आ जाए। मैं उसे खाने में मिला दूंगी। जैसे ही वह बेहोश होंगी, हम उन्हें श्मशान ले जाकर जला देंगे। रात के समय वहां कोई नहीं जाता, किसी को पता भी नहीं चलेगा। रमेश अब पूरी तरह से सुमन के वश में था। उसने सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है, ऐसा ही करते हैं। कमरे में एक अजीब सी शांति छा गई। बाहर चांद की हल्की रोशनी घर के आंगन में पड़ रही थी, लेकिन इस कमरे में अंधेरे की साजिशें पक रही थीं। शारदा को इस बात की जरा भी खबर नहीं थी कि जिन हाथों को उसने पाल पोस कर बड़ा किया, वही अब उसे इस दुनिया से मिटाने की तैयारी कर रहे थे। संध्या का समय था। घर में एक अजीब सी शांति पसरी हुई थी, मगर सुमन के चेहरे पर एक अजीब सी खुशी थी। आज की रात उसके लिए खास थी। आज उसके जीवन से शारदा हमेशा के लिए चली जाने वाली थी। रसोई से घी, मसालों और तली हुई पूरियों की खुशबू आ रही थी। सुमन ने खुद अपने हाथों से शारदा की पसंदीदा सब्जी और गर्मा गर्म पूरी बनाई। थाली में प्रेम से सजाकर वह शारदा के पास आई और मीठी मुस्कान के साथ बोली, लीजिए माँ जी, आज आपके लिए आपकी मनपसंद सब्जी बनाई है। मैंने सोचा आज आपको स्वादिष्ट खाना खिलाऊं। शारदा चौंक गई। आज तक जो बहू मुझे सूखी रोटी और बासी खाना देती थी, वह आज इतने प्यार से मेरा पसंदीदा भोजन परोस रही है। उसका मन शंका से भर उठा। उसे महसूस हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है, मगर करे भी तो क्या? अगर वह आज खाना नहीं खाएगी तो कब तक भूखी रह पाएगी? उसने मन ही मन भोलेनाथ को याद किया। हे भोलेनाथ, मैंने सदा आपकी भक्ति की है। यदि मेरी भक्ति सच्ची है तो इस विष से भी आप मुझे बचा लेंगे, और यदि मेरी जीवन लीला समाप्त करने की आपकी ही इच्छा है तो मैं उसे भी सहर्ष स्वीकार कर लूंगी। यह सोचकर शारदा ने धीरे धीरे खाना खाना शुरू किया। सुमन और रमेश उसे गौर से देख रहे थे। सुमन के चेहरे पर एक संतोष भरी मुस्कान थी। बस कुछ ही देर और फिर यह बुढ़िया हमेशा के लिए चली जाएगी। कुछ देर बाद शारदा का सिर चकराने लगा। उसकी आंखें भारी होने लगीं। उसने उठने की कोशिश की, लेकिन शरीर ने साथ देना बंद कर दिया। उसके हाथ कांपने लगे और कुछ ही पलों में वह बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। सुमन ने रमेश की ओर देखा और खुशी से कहा, काम हो गया। रात का सन्नाटा घना हो चुका था। चांद की हल्की रोशनी आंगन में बिखरी थी। रमेश ने बिना समय गंवाए शारदा के शरीर को एक पुरानी बोरी में बांध दिया और उसे कंधे पर उठाकर तेजी से घर से बाहर निकल गया। रास्ते में दूर दूर तक कोई नहीं था। सिर्फ कुत्तों के भौंकने की आवाजें थीं और चारों ओर एक भयावह शांति फैली थी। श्मशान पहुंचकर